सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताया जाएगा। वो आपको कंसेप्ट, वो आपको तरीका, वो आपको ट्रिक बताया जाएगा, जिससे कि आप मैथ के क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आएगा तो उसे आप इजिली, आसानी तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाइएगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों और साथियों में जितना ज्यादा हो सकता है आपसे शेयर करिए, और क्लास कैसा लगेगा आपको आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा साथियों, और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि आपका ये क्वेश्चन पेपर मैंने लेकर के आया है, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में होगा। और आपको ये समझ के रखनी है कि जिस तरीके से यहां पे पेपर लगाई गई है, क्वेश्चन पेपर है आपका, ऐसा समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहे कि क्वेश्चन आपको आते जा रहा है और आप जवाब देते जा रहे हैं। क्योंकि आज जो बताने वाले हैं वो बोर्ड के द्वारा, यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन आखिरकार पूछा कैसे जाता है। और देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठने जाइएगा तो यहाँ पे आपका विषय कोड 110 रहेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम दिया गया रहेगा, कौन सा सीट आपको मिल रही है, ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे आपको प्रश्नों की संख्या दी गई रहेगी कि कितने प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 30 सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और 8 आपका दीर्घ उत्तरीय की लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 138 प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जाएगा। सिर्फ आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है, और इस तरीके से आपको ये कुछ नियम, कुछ निर्देश दिए गए रहते हैं। तो आप इसे बखूबी जानते हैं कि OMR सीट पर आपको ये सारा चीज आपको दी गई रहती है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ये सब कुछ विवरण पहले से भी जानते हैं, तो इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा एग्जाम हॉल में। वैसे तो आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या होगा, यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे। और पेपर और कलम लेकर के बैठिए, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमें से पूछते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, जो आपको हम बताएंगे ट्रिक या जो भी मेथड आपको हम बताने वाले हैं। अरे बच्चों, ये रहा आपका सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फटाफट से इसका जवाब बताइए। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, यह बात आप याद करके रखिएगा, या आप कहीं नोट कर लीजिए कि मंटू सर बोल रहे थे कि इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि यह तल है, और इसमें दाहिने तरफ जो होता है वह +x होता है, बाएं तरफ -x होता है, ऊपर आपका प्लस का y होता है और नीचे आपका माइनस का y होता है। और यह 4 भागों में बटा हुआ है, और 4 भागों में पहले भागों में कहते हैं प्रथम पाद या चतुर्थांश, द्वितीय को ये होता है आपका द्वितीय, इसे कहते हैं हम लोग द्वितीय पाद या चतुर्थांश, ये आपका होता है तृतीय पाद या चतुर्थांश, और ये होता है आपका चतुर्थ पाद या चतुर्थांश कहते हैं। अब जो ये 4 है, ये चारों में अलग अलग कंडीशन होता है। पहले चतुर्थांश की यदि हम बात करते हैं तो दोनों संख्या इसमें द्वितीय चतुर्थ है तो एक संख्या माइनस होती है, दूसरी संख्या प्लस होती है। तीसरे चतुर्थांश में यदि हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों संख्याएं जो होती है वो माइनस होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में बात करते हैं तो एक संख्या प्लस होती है और दूसरी संख्या यहां पे माइनस होती है। अगर यह बात आपको याद है, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और इसे किसी भी तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। अगर यह चीज आपको याद है तो इसमें कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहां पे कोई भी अंक दिया गया हो उससे आपको मतलब नहीं रखनी है, मतलब बस इस बात की रखनी है कि यहां पे जो है वो आपको संख्या वो प्लस में दिया गया है या माइनस में दिया गया है, पहला वाला संख्या प्लस में दिया गया है या दूसरा वाला संख्या प्लस में दिया गया है, या दोनों संख्या माइनस में या दोनों संख्या प्लस में है, या पहला वाला प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है। यही ध्यान देना है। इसमें देखोगे तो पहला संख्या माइनस है और दूसरा संख्या प्लस है, इसका मतलब हो गया कि कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो आप आसानी से इसका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन जो है सही कर सकते हैं कि यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश या पाद में स्थित है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजी तरीके से बना डालिएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा और आपके भी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। अब साथियों, परिमेय संख्या का कंडीशन तो आपको पता है कि आखिरकार वह परिमेय संख्या होता कब है। तो परिमेय संख्या तभी होता है जब उसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q बराबर नहीं होता है 0, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस संख्या को हम लोग रूट से बाहर करके उसे P/Q के रूप में लिख दें, यानी कि जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख दें, वही संख्याएं जो होती है वो हम लोग को होती है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, यानी इसे ही कहते हैं हम लोग P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक होती है और Q बराबर नहीं होता है 0। तो यहां पे हम लोग आसानी तरीके से ये देखना है कि कौन ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या है, यानी कि इस कंडीशन को कौन लागू कर रहा है। तो देखेंगे तो ये जो है ये हम लोग का लागू नहीं करेगा, क्योंकि पहले
वाला इसमें देखो ये आपका परिमेय है, लेकिन इसमें माइनस का रूट जो 3 है वो आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रूट का 5 है, ये आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इजी आसानी तरीके से हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं और इसे हम लोग p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यही सही जवाब होगा। कैसे? और ये जब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था ना, तो जिस वर्ष ये पूछा गया था उस वर्ष काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे किसका राइट जवाब होगा क्या। तो अब शांत अगर दिमाग करके देखिएगा तो ऊपर दिखेगा 2√3 और बट्टे दिखेगा रूट का 3, तो रूट 3 कट जाएगा, बचेगा केवल 2, और जब 2 बचेगा तो अब 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे अंश बट्टे हर के रूप में आप लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे p बट्टे q के रूप में लिख दिए। तो जब आप इसे p बट्टे q के रूप में लिख दिए, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख दिए, तो आपका ये परिमेय संख्या तो हो ही गया। इसीलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, क्लास समझ में आ रही है तो अभी तक अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो बनता है, तो फटाफट से लाइक करिए और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में फटाफट से शेयर करिए। और इस वर्ष आपको एकदम बिल्कुल 100% आपको धमाल मचाना है साथियों, और पूरे कंसेप्ट के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को समझिए, ताकि अगर अंक भी बदल करके आता है तो सोचना ना पड़े और आपको यह अंदाजा लगे कि हमने कहीं से पढ़ाई की है, वो भी जबरदस्त तरीके से। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। अब देखो, द्विघात समीकरण सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी व्यापक रूप से ही पता चल जाता है। द्विघात समीकरण जब हम आपको पढ़ा रहे थे और पढ़ाए भी थे बहुत पहले, तो आपको हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अब इसमें देखोगे तो घातों की संख्या यानी कि पावर क्या है, तो देखोगे 2 है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसके व्यापक रूप से पता चल जाएगा। तो यानी कि इसका द्विघात समीकरण में इसकी घातों की संख्या क्या हो जाएगी सर, +2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। इस तरीके से आप फटाफट तरीके से आपका इसका आंसर बता सकते हैं। साथियों अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, हालांकि इस प्रश्न का जवाब हमने आपको कई बार बता दिया है, और साथियों मैं तो ये बार बार कहता हूं ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति आप को बहुत कठिन लगता है ना, कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से अगर आपका प्यार इसको और मोहब्बत करना नहीं सिखा दिए तो फिर कहना, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति की क्लास देखे, मेरा क्लास, तो आपने ही खुद कमेंट किया कि सच में सर मजा आ गया, आज तक हम लोग डरते थे लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। तो अगर आप भी क्लास को नहीं देखे त्रिकोणमिति वाला तो जरूर देखिएगा, जिसमें पूरी एक्सरसाइज को हमने समाप्त कर दिया है। साथियों क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर का 45 डिग्री, या प्लस कह रहा है कि कॉस स्क्वायर का 45 डिग्री, यानी कि इसमें थीटा का जो वैल्यू है वो बराबर है। तो हम सभी तो आसानी तरीके से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैसे 1 होता है, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। या फिर आप साइन 45 और कॉस 45 का मान रख करके भी अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 ही आएगा, तो हमको उतना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वैसे भी हम लोग को 1 मिनट से कम का ही समय मिलता है हम लोग को ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करने में। 1 मिनट में आपको सॉल्व भी कर देना है, ये गोला भी लगा देना, सब कुछ काम करना होता है, तो क्यों नहीं हमको सारा रूल अगर याद होगा तो हम बना देंगे फटाफट से। इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही साथियों बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सूत्र होता है, जो ये फॉर्मूला होता है ना, उसे आप कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं। अरे तो भूलना के कोनो बात नहीं, कि अगर हम तरीका, अगर हम टेक्निक बता दिले बानी कि कैसे तू याद कर सकत रहा, तो वीडियो जा करके जरूर देखा कि त्रिकोणमिति के जौन भी क्वेश्चन बाटे और जौन भी फॉर्मूला बा ओकर का तरीका होला। रटला से काम ना चली, रटबा आज काल भूल जाइबा, तो समझा कि आखिरकार वो आंसर जो है बन रहा है तो कैसे बन रहा है, आखिरकार वो फॉर्मूला बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो किसी न किसी वो नियम के तहत ही बन रहा होगा। तो आप नियम ही क्यों नहीं जान लेते हैं, ताकि आप खुद ब खुद फॉर्मूला ही बना दे। तो वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जितना है जोरदार तरीके से आप कमेंट करिए कि गुरुजी इसका जवाब जो होगा वह क्या हो जाएगा। साथियों सबसे पहला प्रश्न की यदि बात करते हैं, कह रहे कि परिव्यक्ता का अधिकतम जो मान होता है वो वैल्यू होती है, वो क्या होती है। तो परिव्यक्ता प्रोबेबिलिटी आप जब पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था कि इसमें 1 से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकती है, यानी 1 से कम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी अधिकतम मान इसका 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से लाइक करके शेयर करो फटाफट से दबा के, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। साथियों अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाई क्या है।
अब देखो पाई की बारे में यदि बात किया जाता है तो पाई क्या है, बस यही पूछा गया है और आपके सामने क्वेश्चन 4 है, कह रहे कि परिमेय है या पूर्णांक है या परिमेय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है, वो आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि सर जो पाई होता है वो पाई का वैल्यू कितनी होती है, आप फटाफट से कमेंट कर पाओगे कि सर पाई का वैल्यू 2 मान के चलते हैं। वैसे हम लोग आमतौर पे सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं वो 22/7 करते हैं, तो 22/7 करते हैं और पाई का वैल्यू यही होता है ना, मतलब मान के चलते हैं। ओके, एक और होता है 3.14। तो ये जो 22/7 होता है, अगर कोई ये पूछ दे कि बताओ भाई कि 22/7 जो है वो कौन सी संख्या है, क्या वो परिमेय है या फिर अपरिमेय है, क्योंकि आपने पाई के बारे में तो कहा कि सर ये जो है आपका एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का ही वैल्यू 22/7 हम लोग यूज करते हैं, तो 22/7 क्या है, तो कहिएगा साथियों ये आपका परिमेय है। अब ये परिमेय क्यों हो जाएगा, ये परिमेय इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये देख रहे हो कि ये 22/7 है वो अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा गया है। और जो भी क्वेश्चन आपको यानी कि जो भी आप देखें कि P/Q के रूप में हो यानी कि अंश बटा हर के रूप में हो, वही हम लोग का साथिया क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। लेकिन ये देखो वैल्यू जो यहां पे रखी गई ना, अब कहोगे कि सर आखिरकार ये पाई का जो वैल्यू है, पाई जो है वो अपरिमेय है और उसका मान जो है 22/7 वो परिमेय है, कैसे, तो देखो वो पाई का एग्जैक्ट मान इतना नहीं होता है, यह ठीक है, ये हम लोग मान के चलते हैं, वही टिक करिएगा, पाई या पर 22/7 आपका परिमेय संख्या है। पढ़े, यस सर गुरुजी फिर बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन बड़ी ही शानदार है और कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन सा होगा। अब देखो जब शून्यक आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी शून्यक का होला, तो शून्यक कहे के मतलब हो गई कि वही में x दिहल गई हुई, यानी कि जो भी उसमें x y z दिया गया होगा सिंपल वही उसका मान पूछ रहा होगा, यानी कि ओकर वैल्यू जो होई का होई। तो देखा एकरा के ज्ञात करे खातिर 2 गो तरीका बाटे, वैसे तू एक गो तरीका जानत होगा कि एकरा के हमनी के गुणखंड करके निकाल देम सर, कैसे सर, आइए गुणखंड करके ही बताते हैं। और एक और तरीका होता है, देखो ध्यान से, पहले यही लिख लेते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर यहाँ पे कर लेते हैं 0, ठीक है। शून्य के निकालने के लिए कभी भी बस आप 0 कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आते चला जाएगा कि सर इसके आगे प्रोसेस करनी क्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चे जब गणित का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं, अरे भाई नहीं बनेगा, अरे कैसे नहीं बनेगा, पहले तो स्टेप करो, पहला स्टेप करोगे खुद ब खुद दूसरा स्टेप याद आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये करनी चाहिए। क्वेश्चन देख के भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगाव हो जाता है, किसको किसको गणित से लगाव है। बहुत मजा आता है सर गणित जब बनाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब टाइम खत्म हो गया, कितना टाइम लग गया, एकदम मजे में पढ़ते हैं ना। चलो तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्य ज्ञात करना हो तो x² + 2x + 1 बराबर हम इसको 0 कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का x का वैल्यू ही ज्ञात करनी है, बराबर करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो पहले वाला मान दिया जाता है वो तीसरे वाले मान से गुणा किया जाता है, तो x² में 1 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा सर, x² ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, x² में जब 1 से आप गुणा करिएगा क्या होगा, तो x² ही ना आई। ओके, अब जब ये x² आ गया तो अब इस x² को इतने 2 अच्छे बराबर 2 भागों में बांटना होता है अपने मन से, अपने दिमाग से, ताकि जो बीच वाला वैल्यू है अगर उसे हम जोड़े या घटाएं तो आपस में बराबर हो जाए, मतलब कि वो वैल्यू आ जाए, और गुणा करें तो फिर यही मान आ जाना चाहिए, कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। तो यहां पे क्या रखेंगे, देखो ध्यान से, अगर x + x करते हैं तो देखो x, एगो x और एगो x का दो x हो जाए, 2 गो x हो जाए, यानी कि 2x की यहां पे जरूरत है, और x में x से अगर गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा सर, x² हो जाएगा। तो बात तो वही है, यानी कि ये x² के x² रहने देते हैं और 2x जो दिया गया है इसके बदले हम लिख लेते हैं x + x + 1 = हो जाएगा सर हम लोग का 0। ओके, अब यहां पे करते क्या है सर, ये देखो 4 पद में हो गया, अब इसमें से क्या करो कि 2 पद ये ले लो, 2 पद ये ले लो, और दोनों में से क्या करोगे सर, कमन करो। कमन का मतलब होता है कि दोनों में मिलता जुलता क्या है, x² + x में क्या मिल रहा है, तो कहोगे कि सर इसमें भी x है तो x बाहर कर लो, तो x बाहर करोगे तो यहां बचेगा x, अब प्लस यहां से x बाहर करोगे तो बच जाएगा 1, प्लस यहां क्या कमन है, तो यहां सर देखोगे तो इसमें x है और यहां 1 है, तो इसमें 1 कमन होगा, तो 1 कमन लेगो तो x से बचेगा, और 1 से कमन ले लोगे तो ये भी 1 ही बचेगा, यानी हो जाएगा 0। अब देखना ध्यान से, ये वाला x और ये वाला +1, तो x + 1 हो जाएगा, डन, और ये x + 1 है तो x + 1, यानी कि दोनों तो वैल्यू वही आ गई, मतलब दोनों बराबर वही आ गई। तो अब क्या करो,
जब हम लोग मान लेते हैं भाई साहब कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतरित कर दो, माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये बी नंबर हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। अब सर ये पहला तरीका हुआ, सर आपने कहा कि दूसरा भी तरीका होता है, वो सबसे शॉर्टकट है और ऑब्जेक्टिव बनाने में या तो उसका यूज नहीं तो इसका यूज, ये कभी कभी लंबी हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि करना होता है कि सभी का मान रख करके इस वैल्यू में चेक करना होता है कि किसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, मतलब कौन सा मान हम रखें तो ये समीकरण का मान 0 आ जाए। सिंपल सा, जैसे देखो ध्यान से, पहले इसे हम साथियों मिटा देते हैं और तब समझाते हैं। देखो यहां पे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 है। अब इसमें जो है ABC से लेकर के D तक वो मान रखो, कौन सा मान रखोगे ताकि ये सबका वैल्यू 0 आ जाएगा, x के स्थान पे मान रखनी है। तो जैसे कि हमने तो अभी जान गए कि भाई -1 ही हमने पे चेक करने की, टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है, -1 ही रख के चेक कर लेते हैं। आयु तो -1 रखते हैं, x के स्थान पे तो हो जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का, यहाँ पे x के जगह -1 हो जाएगा, प्लस का 1 तो 1 हो जाएगा। -1 का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 आएगा, सिंपल सा हम लोग कर देते हैं प्लस का 1। और यहाँ पे देखो 2 में -x से गुणा करोगे तो हो जाएगा सर हम लोग का माइनस का 2, यानी लिख देंगे सर माइनस का 2, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर देंगे। अब देखो ये देखो ध्यान से, एक 1 ये प्लस में है और एक प्लस में, कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया सर 0, देखो 0 आ गया, यानी कि यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। तो दोनों तरीका हमने आपको बता दी। अब आपको जो अच्छा लगता है उस दोनों तरीकों से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पे फटाफट से आपका हाथ होना चाहिए, दबा देना चाहिए। अगर लाइक कर दिए तो, नहीं किया तो दोबारा मत करिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जी हाँ, आपका वीडियो हमको इतना पसंद है कि 2 बार लाइक कर दिया। अरे भाई 2 बार लाइक कर दियो तो डिसलाइक हो जाएगा, बस 1 बार लाइक कर दो और 1 बार सब्सक्राइब करना, अगर कर लियो तो नहीं करना है, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर क्या करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास लगती कैसी है आपको, है ना, समझ में आता है या नहीं आता है, या मेरी क्लास कैसी लगती, ये बताओगे तो बहुत मजा आएगा हमें। चलो, और आपके लिए और भी अच्छा कर पाएंगे। अगला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाबू एगो वृत्त बा और कहता कि स्पर्श रेखा, स्पर्श के मतलब वाला कि जो छू के जाई, अब छू के जाई तो कहता कि को गो रेखा तू खींच सकत रहा, तो हमनी के मान लेते हैं से कि हई हमनी के एगो वृत्त बा, ठीक बा, वो गोल नहीं किया तो कोनो बात नहीं, समझ लिया कि गोल बा। कह रहे कि इसमें छू करके कई गो रेखा जाएगी, तो देखो यहां से एगो रेखा, यहां से एगो रेखा अगर खींच के जाओगे, मान लो ये छू के जा रही है, यहां से खींचोगे, फिर यहां से भी ये खींच के चली जाएगी, यहां से भी खींच के चली जाएगी, यहां से भी खींच के चली जाएगी, मतलब स्पर्श के छू के चली जाएगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यानी कि अनलिमिटेड है। ये जहां से मन करोगे ना उतना खींचो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा सर अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना रेखा खींच सकते हैं स्पर्श करके जाए वृत्त के बाहर से। तो कितनी हो जाएगी सर, अनगिनत हो जाएगी, यानी कि अनगिनत ऑप्शन कहां दिया गया, दबा दो फटाफट से आंसर पे कि सर आंसर क्या होगा, जल्दी से, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा, लॉक कर दीजिए, बिल्कुल लॉक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। काफी शानदार, काफी लाजवाब और काफी जबरदस्त क्वेश्चन। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहे कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30। बाबू परिसर के बारे में यदि हमने की बात करी सा तो परिसर देखो कितना आसान होता है कि जौन ई वैल्यू दे ले बा ना, एमे सबसे बड़ा कौन बा, ध्यान से देखो, कह रहे कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 में, 30 में सबसे बड़ा कौन बा, तो 30 है बा, तो 30 लिख लेना जो सबसे बड़ा है, और घटा देना जो सबसे छोटा है। इसमें से कौन छोटा है सर, देखोगे 9, 9 से ज्यादा कोई छोटा नहीं है, तो 30 में से 9 को घटा दोगे बच जाएगा सर 21, को बचेगा सर 21 बचेगा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। क्या छोड़ क्या हो गया ऐसा क्वेश्चन, अरे काहे छोड़ गया गुरुजी, जब इतनी शानदार तरीके से, इतने अद्भुत तरीके से जवाब बता रहा है तो क्वेश्चन छूटी ना, और ये बार तो मतलब मजा आ जाए एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में बैठबा ना एकदम अद्भुत तरीके से 100 में 100 करके आना है सर। स्कोर बस आपको लक्ष्य रखना है कि 100 में 100 का पेपर होगा, उसमें करके आएंगे। सर कैसे करेंगे ये मेरा जिम्मेवारी है, कैसे करेंगे मेरी जिम्मेवारी है, यानी कि हम आपको करा के देंगे कि बस ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे रिवीजन करो और देखो क्वेश्चन आपका वही आएगा, बस मजा आ जाएगा सर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है। अरे सर जी साइन 90 माइनस थीटा ही तो एगो हमनी के फार्मूला ही बाटे और हुआ समझौले बानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर का होला, तो साइन 90 माइनस जो थीटा होला वो हमनी के cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि cos थीटा कहां दे ले बा, तो हमनी के ऑप्शन नंबर सी में दे ले बाटे। तो ये तरीके से हमनी के ऑप्शन नंबर जो सी बाटे वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाई। का समझ में आवता? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, और इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ करते हैं। इंग्लिश में जो बच्चे हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को कंप्लेन आता है कि सर जी हम तो इंग्लिश में एग्जाम दें, है ना। कोनो बात नहीं कि इंग्लिश में दबा चाहे हिंदी में दबा, कोनो से मतलब नहीं कि क्वेश्चन सेम वही रहता है, केवल वो इंग्लिश में दिया गया रहता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू नॉट ई बराबर क्या होता है ना। ये कह रहा है कि प्रयेकता होने की प्रयेकता और प्रयेकता नहीं होने की जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, मतलब उसके बराबर क्या होता है। तो देखो उसके बराबर सिंपल सा कहना है कि 1 होता है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि प्रयेकता का जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा भी नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा सर 1 होगा। वैसे जो भी दिमाग लगाना हो ना शॉर्टकट तरीका वो लगा लेना ऑब्जेक्टिव में, क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन लॉजिक जो लगाना दिमाग लगाना वो सही लगाना, ऐसा मतलब कि मतलब कुछ भी पहले हम पढ़ते थे ना, तो मेरे जो सर थे वो मैथ पढ़ाते थे ना, तो हम घींच तान के बहुत आंसर लाते थे। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उसका आंसर लाए बिना छोड़ते नहीं थे, बस हमको पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा, कैसे आएगा हम ला देंगे, ऐसा काम करते थे। कोई भी लॉजिक लगाओ भाई लेकिन आंसर आता है। तो वैसे करने से क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस दिमाग भी लगता है, तो वो अच्छी भी चीज है, लेकिन नहीं थोड़ा सा अगर अच्छा लॉजिक लगे तो बेस्ट होता है ना। तो बार बार हमें कहते रहते हैं कि तुमको घींच तान के लाने का आंसर बहुत ये हो रहता है, शौक रहता है ना। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्यों, वो तो मेरी कहानी थी, आपकी क्या कहानी है अपना पूरा कहानी नीचे कमेंट कर दो कि मैथ क्या होता है। सभी बच्चे कहते हैं सर मैथ में तो बड़ा डर लगेला, है ना। तो डर रहीला की जरूरत नहीं है, एकदम जो लॉजिक हम बता रहे हैं आपको एकदम इजी कंसेप्ट। अभी तक बताओ जो पढ़े लगभग 11 क्वेश्चन मैंने बताया, क्या उसमें कोई परेशानी हुई? नहीं होगी। अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा फिर भी आप देखते देखते यूं यूं बना दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैथ इतनी अच्छी सब्जेक्ट है यार। किसी और सब्जेक्ट को छोड़कर जब मैथ पढ़ोगे ना, मैथ से जब दिल लग जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 कह रहा है कि इसमें का बहुलक क्या होगा। सिंपल सा, इतने तेजी से बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बोलना शुरू कर दोगे, बस प्रैक्टिस कर लो। कह रहा है कि इसमें बहुलक क्या है। सर बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक अगर आप सिंपल सा अगर कहोगे तो बहुलक बाबू वही होता है जो जिसमें सबसे ज्यादा बार वो आया हो, मतलब कि जो उसमें सबसे ज्यादा बार आया है, बस वही होता है। इसमें देखोगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 में कौन आया सर? 11 देखोगे कितने बार आया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 3 बार। और कोई संख्या आया है? नहीं। यानी कि 11 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि हमने कह देम सा कि जौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, जौन संख्या सबसे ज्यादा बार आई, वह हमने के हो जाए बहुलक। बस इतना बात ध्यान में रखेगा बाटे और क्वेश्चन बन जाए। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यदि आपके स्क्रीन पे है तो लिखित में कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब बहुपद। अब कह रहे हैं कि बहुपद जो है इसमें से है कौन नहीं, ये बता दो सिंपल सा। अब बहुपद का कंडीशन, बहुपद का रूल तो पता होनी चाहिए तभी होगा ना। तो जल्दी से बात आओ, नीचे कमेंट करोगे कि बहुपद है। सर बहुपद के बारे में तो विशेषकर चर्चा हमने की है, सारा एक्सरसाइज आपको हमने पढ़ा दिया है। तो बहुपद के बारे में भी हमने बताया कि बहुपद आखिरकार होता कौन है। तो सिंपल सा आप भाषा जानते हैं कि बहुपद वही होता है जिसके चर राशि का घात धनात्मक में होता है, प्लस में होता है, वही हम लोगों का होता है। सर क्या चीज का होला? वे हमने के होला बहुपद। लेकिन देखो तो कौन इसमें जो है उसका चर राशि का घात जो है धनात्मक नहीं है। अगर इसमें ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखोगे ये तो पहला ही कंडीशन x का पावर 5 के रूप में तो होते नहीं है भाई। और यहां पे कह रहा है कि x का पावर 1/2, तो ऐसे ही देखते देखते पता चल रहा है भाई साहब ई तो सबसे अलग है, ई तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यही कह रहा था कि बहुपद कौन नहीं है, तो हम लोग का ये बहुपद है ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि साइन 35 डिग्री बट्टा कॉस का 55 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखो जो भी ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का जवाब वैसे यूं ही आप जानते होंगे और याद भी कर लिए होंगे कि सर इसका जो जवाब होता है वह 1 होता है। लेकिन आखिरकार ये होता 1 क्यों है, आखिरकार कैसे होता है, तो वो भी समझ लेते हैं। वैसे बिल्कुल आपका सही जवाब होगा सर 1। अब देखो यहां पे करना, साइन क्या दिया है 35 डिग्री, अब बट्टा दिया है हम लोग का कॉस का 55 डिग्री, ठीक है।
कह दिया है ना। अब इसमें बनाने के लिए होता क्या प्रोसेस कि किसी एक मान को चेंज किया जाता है, या तो आप ऊपर के मान को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जब आप चेंज करेंगे तो वो आपको सॉल्व होकर के चला आएगा। जैसे हम ऊपर के वैल्यू को वैसे ही रहने देते हैं, साइन 35 डिग्री है, साइन 35 डिग्री को साइन 35 डिग्री रहने देते हैं। कॉस 55 डिग्री को चेंज कर लेते, बताओ कॉस 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 55 आ जाएगा, बताओ 90 में से कितना घटाएंगे सर, 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है बराबर। ऊपर साइन 35 डिग्री है तो साइन 35 डिग्री का साइन 35 डिग्री वैसे ही रहने देते हैं, और नीचे cos 90 डिग्री cos 90 माइनस 35 डिग्री दिया गया है, तो ये किस में हो जाएगा सर, हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला आपने ही बताया सर कि cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा के इक्वल, यानी कि साइन थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा के बराबर, यानी कि साइन और थीटा के बदले सर है 35 डिग्री, हो जाएगा 35। अब देखो साइन 35 से साइन 35 कट गया, बच गया 1, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आइल? अरे हाँ सर समझ में आइल, अब तक कोनो परेशानी ही ना हुई, तो बिल्कुल यही तरीके से कोनो परेशानी ना होके के चाहिए। अगला प्रश्न की हमने के बात करता नहीं सर कि अगला प्रश्न का कह रहा बा, चलो तो यहीं पे देख लो। अब देखो इस प्रश्न में प्रश्न कह रहा है कि एपी का मतलब होता है कि सर समानांतर श्रेणी, ठीक है। कह रहे कि -3 कमा -1/2 कमा 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, वैसे बनाने जाओगे तो बड़ा ही थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। देखो जब भी समानांतर श्रेणी में अगर क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो दो बात मतलब निकाल लेना पहले ही, क्योंकि वो दो ही काम से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। 90% क्वेश्चन तो दो चीजों से बनता है, पहला प्रथम पद पता होने चाहिए, दूसरा सार्वंतर पता होना चाहिए, यानी कि आपका डी का वैल्यू और ए का वैल्यू। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे प्रथम होता है ना, यानी पहला, ये आपका प्रथम पद होता है। क्या होता है सर, इसे कहते हैं हम लोग प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और ए बराबर होता है सर हम लोग का -3 होता है। डन। अब कहता है कि सर सार्वंतर आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो ये हो गया आपका सार्वंतर, ठीक है। देखो सभी चीज को आपको हम समझा करके बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो हम भी 1 का बी या 2 का सी या 3 का डी कर देते, है ना, और जल्दी से खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, आपको जल्दी बनानी है, हमें आपको विस्तार पूर्वक समझानी है। डी का वैल्यू होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो। अब दूसरा पद कह रहा है कि सर -1/2 है, घटाना है आपको -3 को, तो -3 यहां पे कर देते हैं। अब घटाओ इसको, -1/1 माइनस माइनस हो जाएगा सर +3, और कुछ नहीं नीचे तो लगा दो 1। इसका एलसीएम करोगे सर हो जाएगा 2, 2 से 2 बार में कट जाए, 2 से 1 बार में कट जाएगा, बचेगा, और 1 में -1 से गुणा करोगे हो जाएगा सर -1, और प्लस 1 से कितना बार में भाग लेगा सर, 2 बार में बच गया 2, 2 में 3 से गुणा कर 3 दूनी हो जाएगा सर 6। अब प्लस 6 है और -1 है, कितना हो जाएगा सर +5 हो जाएगा, यानी कि 5 सर हो जाएगा 2, यानी कि 5/2 सर निकल गया डी का वैल्यू। सिंपल सा। अब डी का वैल्यू जब निकल गया, पूछ रहे कि सर 11वां पद क्या होगा। अब 11वां पद पूछे, चाहे 20वां पद पूछे, चाहे 50वां पद पूछे, कुछ भी पूछे, आप चुटकियों में बना दोगे कि सर इसका आंसर होगा क्या। अब देखो जो भी पद पूछेगा उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो लिखना A+, और जितना भी वैल्यू पूछेगा, वो कोई भी वैल्यू पूछे, 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 60वां पद, कोई भी पद पूछे, मतलब नहीं रखनी है, उसमें क्या करना, 1 घटाना है और डी से गुणा कर दे। जैसे कि 11वां पद पूछा है तो लिखना 1 घटाओ क्या होगा 10, और 10 में गुणा कर दो डी से, बस A + 10D। अगर पूछे कि सर 20वां पद क्या होगा, क्या लिखोगे सर, क्या लिखोगे, बताओगे आप लोग कि A + 19D। 20वां पद क्या लिखोगे, A + आपका 34D, इस तरीके से। अब देखो, अब यहां पे A का वैल्यू यदि हम बात करते हैं सर कितना निकल के आया था, -3 रख दो, -3 प्लस D 10, और D का वैल्यू क्या निकला था सर, यहां पे निकला था 5/2, ठीक है। अब यहां पे भी कटा सकते हो सर, यहां पे कटाओ 2 × 10 हो जाएगा, चाहे अभी अब मत कटाओ इसे, ठीक है, पहले ऐसे गुणा कर लो तब इजी रहेगा। प्लस तो प्लस, और 10 × 5 हो जाएगा सर 50, अब बट्टा हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, लगा दो 1, ये होगा आपका 2, ये 1 2 मर्द में जाएगा, कितना मर्द में जाएगा 2 मर्द में, 3 दूनी हो जाएगा सर -6, और प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा सर 50, ठीक है। अब ये होगा 50। सर बताओ 6 और 50, ये माइनस में है और एक प्लस में है, घटे के कितना होगा सर, ये हो जाएगा सर हम लोग का हो जाएगा सर 44 हो जाएगा, ठीक है। 44/2, और 44/2 से कटाओगे सर कितना हो जाएगा सर 22 दूनी 44 होता है, यानी कि 22वां पद। बच्चों इसका हो जाएगा जवाब आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि 22वां पद नहीं, मतलब 22 ही आंसर आएगा, यानी कि 11वां पद कौन होगा, 22 होगा, ठीक है। हम 22वां पद बोल दिया, मतलब 11वां पद पूछ रहा था तो 22 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया सर राइट जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि सर अगला प्रश्न जो होगा वो हम सभी का क्या होगा। अब देखो अगला प्रश्न कह रहा है
कि बहुपद 4x² माइनस का 4x+1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब देखो या तो मूल कहे नहीं तो शून्य का करे, शून्य का कहे, बात वही है, ये समझ के रखना। कह रहा है कि मूलों का गुणनफल। अब देखो ये पद किसमें दिया गया, मतलब ये किसमें दिया गया, ये द्विघात समीकरण में दिया गया। और द्विघात समीकरण क्या दिया, हम व्यापक रूप पूछे तो कहिए कि सर ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये आपने ही बताया था, बिल्कुल हम नहीं बताया था भाई। अब हमने ये भी बताया था कि सर द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, यानी कि दो शून्यक होते हैं। एक का नाम होता है सर अल्फा, दो शून्यक में एक का नाम हम मानते हैं अल्फा और दूसरे का नाम मानते हैं सर हम लोग बीटा। पूछा क्या है, इसका गुणनफल, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने ये भी फॉर्मूला आपको बता रखी है कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे का मतलब हो गया कि सर तीसरा पद बटा पहला पद। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हमने आपको बताया। अगर आपके एग्जाम है तो ज्यादा मत सोचिएगा और क्या करिएगा कि सबसे लास्ट वाला जो दिया गया ना उसको लिख लीजिएगा ऊपर और बटा लगा के नीचे वाला मानवा से भाग दे दीजिएगा, है 4, बस 1/4 आंसर आ गया। बात तो वही है, c/a यानी कि तीसरा पद बता पहला पद, आपका आंसर क्या है 1/4। तो इस तरीके से आप फटाफट तरीके से इस लॉजिक को लगा करके बना सकते हो, कोई लिखने कोई जरूरत नहीं है। गुणनफल पूछेगा बस यही काम कर देना, तीसरा पद में से पहला पद को भाग दे देना है, आ जाएगा आपका आंसर। कटने वाला तो कटाओ, नहीं कटने वाला छोड़ दो, वैसे ही आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि एपी का प्रथम पद, यानी कि एपी यानी कि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है और समानांतर श्रेणी का ये सारबंतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा, ये एनवा पद का योग क्या होगा। अरे सर ये एनवा पद का योग का मतलब आपने ही बता रखी है सर कि एसएन बराबर हम लोग का होता है, क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू एन प्लस n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सर यहाँ पे डी नंबर है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कहां दिया है सर, हम लोग को डी में दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों का डी नंबर जो आंसर होगा वो बिल्कुल ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। अब चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखो अगर बात करते हैं गणित में ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की बात करते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूले से आते हैं। सिंपल सा अगले क्वेश्चन का जवाब बता दो। कह रहा है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, 1/√3 बराबर क्या होगा। अब हम सभी जानते हैं, देखो यहां पे ध्यान दे, sin 30 tan 30 tan 60 sin 60। सिंपल सा √3 1/√3 है, तो 1/√3 किस में वैल्यू होता है सर, tan में वैल्यू होती है किसकी, tan 30 की। यानी कि यहां पे tan आपका हो जाएगा सर 30 डिग्री। कहां पे ऑप्शन है, tan 30, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर रूट केवल 3 देता तो tan आपका 60 डिग्री होता। ठीक है, tan इसके भी बारे में हमने बताया है कि त्रिकोणमितीय जो टेबल होता है उसको याद करने का क्या ट्रिक होता है, क्या टेक्निक होता है, ये याद करने का ट्रिक हमने आपको बता रखी है, तो वो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अर्धगोला होता है भाई, अब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो होता है हम लोग का 3πr²। 3πr², देखो तो ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार प्रैक्टिस भी हमने करा रखी है कि यदि √2 cos थीटा प्लस 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लॉजिक ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है सिंपल समझना, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया है, तो कह रहा है थीटा का वैल्यू, यानी कि अगर हम cos थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। बिल्कुल सर भाग में चला जाएगा, कैसे भाग में जाएगा, आप सभी जानते हैं अगर 2x प्लस 2x, यहां देखना 2x प्लस लिखा जा रहा है यार, 2x बराबर अगर 1 दिया गया रहता है तो हम लोग x का वैल्यू करते हैं क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि गुणा वाला भाग में चला जाता है। सेम वही प्रोसेस हमने किया है, √2 cos थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। अब 1/2 जो √2 होता है वो किसका वैल्यू होता है, सिंपल ही बताना है। तो 1/√2 होता है वो भी cos में, तो cos में हम लोग का था सर cos का 45 डिग्री, यानी कि cos थीटा बराबर ये 1/√2 है वो cos 45 का वैल्यू होता है। तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा थीटा, थीटा बराबर हो गया सर 45 डिग्री। और ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और इस तरीके से आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल लाजवाब तरीके से आप जवाब दे पाए। ठीक है,
क्या आगे आएगा इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ के आओगे? नहीं सर काहे छोड़ के आएंगे? तो जल्दी से दबा दो ना लाइक पे, एक बार लाइक करो फटाफट से जल्दी से जो बच्चे नहीं किए हैं, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर किया करें साथियों, जिससे कि आपको आगे से क्लास इसी तरीके के अद्भुत क्लास मिला करे और आप लोग शानदार तरीके से तैयारी करके जबरदस्त तरीके से आप अपना रिजल्ट लेके आए और अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करके दिखाएं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या है, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद अगर f इंटू एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का वैल्यू क्या होगा? देखो इसको ज्ञात करने का काफी इजी तरीका है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा भी। तो कैसे बनाओगे? दो तरीका है, दोनों तरीका मैं चाहूंगा कि आपको बता दें ताकि आगे चल करके कोई परेशानी और कोई दिक्कत और कोई समस्या ना हो। सबसे पहले कह रहा है कि 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का वैल्यू हमको बतानी है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेनी होती है, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला की माइनस का बी बट्टा ए, और आप अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी आपको हमने बताया कि सर सी बट्टे ए होता है माइनस बी। अब देखो माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, यहां माइनस लगा दो और पहले से ही भी बी का वैल्यू माइनस में दिया है तो माइनस का वैल्यू बी में है तो ये माइनस का माइनस रहने दो। सी का वैल्यू क्या है भाई? सी का वैल्यू सी का वैल्यू 5 है और बट्टा कर दो ए, ये बट्टा कर दो 1, 5 बट्टे हो गया 1। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा सर आपका 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया आपका 5। ओके डन, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने कर लिया। चलो साथियों अब पूछा गया सर 1 बट्टे अल्फा पूछा है और कह रहा है कि 1 बट्टे बीटा का वैल्यू बता दो। अब देखो ध्यान से, तो अल्फा बीटा को सबसे पहले एलसीएम करोगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, ये होगा ना, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बचेगा बीटा, बीटा में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा ऊपर का बीटा केवल, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा बच जाएगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा अल्फा, है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात तो वही है, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो वही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था सर? आया था 3 हम लोग का, डन। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था सर? हम लोग आया था 5, डन। तो ये हो गया आपका आंसर, ये पहला तरीका हुआ कि 3 बट्टे 5 जो है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न अगर हम बात करते हैं कि सर इसका एक जो बताए कि सर इसका एक अलग तरीका एक और है जो आसान है, तो काफी आसान है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कहीं पे ध्यान रखना 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तो करना क्या कि दूसरा जो पद होगा दूसरा पद उसको लिख लेना, क्या है माइनस का 3 है बटा तीसरा पद से भाग दे देना, क्या है सर 5 है। अगर यह संख्या ऊपर वाला माइनस में होगा तो उसे प्लस कर देना, जैसे माइनस में इसे प्लस कर देते हैं, अगर यह प्लस में होता तो इसे माइनस कर देते, बस सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये आपका आंसर हो गया डन, 3 बट्टे 5 और ये आपका 3 बट्टे 5 वही आया। इस तरीके से बनाओ तो या इस तरीके से बनाओ तो बात आपका हो गया यही, ठीक है। चलो यानी कि आपका हो गया सर बी बट्टे आपका सी होता है, फॉर्मूला आप याद कर लेना, एक फॉर्मूला आपका बन गया। अगर ये माइनस बी बट्टा सी का हो तो यानी कि जो माइनस में होगा वो प्लस कर देना, प्लस में होगा उसे माइनस कर देना। ओके चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभेदकर d क्या होगा? भाई विभेदकर या विवेचक d बतानी है। अगर कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है, भाई साहब जब दोनों मूल बराबर होगा तो d का जो वैल्यू निकल के आएगा विभेदकर वो d बराबर 0 आएगा, डन। तो ये d बराबर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है डन। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या होगा? अब देखो साथियों, एक होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। क्या होता है? एक होता है भुज और दूसरा का नाम और एक होता है इसमें कोटि। अब देखना ये कितना आसान है, ध्यान से समझना। जो सबसे पहला बिंदु में मान दिया गया होगा, जैसे यहां पे माइनस का 3 और यहां पे 4 दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया है? तो ये आपका हो जाएगा भुज का मान। दूसरा आपका क्या दिया है? तो ये हो जाएगा आपका कोटि का मान। इस तरीके से भुज पूछेगा, यहां पे -3 नहीं है, 3 कमा माइनस का 4 है, माफ करना 3 कामा माइनस का 4 है, ठीक है कोई नहीं, डन।
3 कमा माइनस का 4, यानी कि भुज का मान हो जाएगा सर 3 और कोटि का मान हो जाएगा माइनस का 4। पूछा क्या सर? कोटि, बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। समझ में आया? बस इजी तरीके से आप इसी तरीके से आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप लॉलीपॉप तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चलो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास समझ में आ रही है एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिले और कोई भी क्लास मिस ना करें, नहीं तो आगे चल करके सर समस्या हो जाएगी। फिर हमें जब 1 महीना एग्जाम रहता सर हमसे आप लगते हैं प्रेशर देने, सर जी मैथ नहीं समझ में आ रहा है, मैथ में क्या होगा, दिन रात मैथ पढ़ना शुरू कर दे तो पता चलता और सब्जेक्ट छूट गया। तो अभी से अगर कंटिन्यू कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला करें कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है तो घनाभ का आयतन क्या? सिंपल सा भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसका क्षेत्र, इसका आयतन ही बता देना है। तो हमको होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसका आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होता है इसका। ठीक है, तो लंबाई का वैल्यू जो है वो L दिया गया है, गुणे चौड़ाई का B दिया गया है, गुणे H, तो LBH हो जाएगा, LBH हो जाएगा। ठीक है, LBH कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है 90 डिग्री है, कोण A बराबर 40 डिग्री है, कोण C का वैल्यू बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको हम एक चित्र बना के बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा और आपको भी समझ में आते चला जाएगा। तो कहां बनाए भाई? यहां बना लेते हैं। चलो ये हम लोग मान लेते हैं सर ABC है, ये कोई मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अरे भाई साहब ये समकोण त्रिभुज कह रहा है। अच्छा चलो ये से मान लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C। समकोण त्रिभुज में B जो है वह 90 डिग्री दिया गया है, कोण A का जो वैल्यू है वह 40 डिग्री दिया गया है। तो पूछ रहा है हम सभी का क्या चीज? सर C का वैल्यू। तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा सर कितना? 180 डिग्री। और इसके बदले सर हम मान लेते हैं x, कुछ नहीं है तो A का वैल्यू दिया गया है सर हम लोग का 40 डिग्री, B का वैल्यू दिया गया है सर हम लोग का 90 डिग्री, अब प्लस C का वैल्यू हमने मान लिया x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब 9 4 13 130 प्लस x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब x बराबर क्या होगा? 180 में से घटा दो 130 को, बच जाएगा सर कितना? 50 डिग्री। यानी कि x का वैल्यू 50, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C का वैल्यू है, ये D का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, C का वैल्यू पूछ रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा कि 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? बस इसी तरीके से ज्यादा कुछ दिमाग लगाने के बस सोचना है कि क्वेश्चन क्या। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आप इजी और आसानी तरीके से आप आंसर को उसे फाइंड कर सकते हो कि आंसर होगा क्या चीज। अगले प्रश्न की यदि बात करते कह रहे कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 70 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो वाकई आखिरकार इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? अब देखो वैसे तो इसका जवाब 1 होता है, आप सभी को पता है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। करना क्या होता है कि इसमें 2 मानों को चेंज किया जाता है, ठीक है, और 2 मानों को वैसे रहने दिया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है? tan 90 माइनस थीटा से, tan 90 माइनस थीटा से चेंज किया जाता है। ओके, जैसे अगर चेंज कर ही देते हैं हम, जैसे पहला दिया है tan 25, तो tan जो है वो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस को क्या लिखेंगे भाई साहब? हम 90 माइनस को लिख सकते हैं सर 65 डिग्री, लिख सकते हैं 90 में से 65 हटाएगा तो 25 आ जाएगा, प्लस tan 20 है तो tan 20 को क्या लिख सकते हो? 90 में से क्या घटाओगे सर? घटाओगे हम सर 70, हो गया। और 2 मान चेंज करे, 2 मान अब वैसे ही रहने दो, सॉरी प्लस लिख दिया यहाँ पे, इनटू होता है भाई साहब, इनटू, ठीक है, गुणा कर दो 10। ये tan 65 है तो tan 65 रहने दो, और इंटू tan का 70 है तो tan का 70 रहने दो, डन हो गया। अब चलो यहां पे tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सर cot थीटा के बराबर होता है, और cot हो जाएगा सर 65 डिग्री, यहां पे इंटू tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा, तो यहां पे हो जाएगा आप cot का कितना डिग्री? 70 डिग्री। और यहां पे हम लोग को दिया गया है tan का 65 डिग्री और एक दिया गया है tan का 70 डिग्री, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सभी जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो tan 65 डिग्री और tan का कॉट डिग्री, tan 65 डिग्री और कॉट 65 डिग्री बराबर 1 इंटू यहाँ पे tan 70 डिग्री और कॉट 70 डिग्री इसके बराबर 1, तो 1 1 गुणा करोगे सर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। बस ऐसे याद करके रखना है कि इसका जवाब वैसे ही 1 होता है, ठीक है, लेकिन कैसे होता है ये भी आपने जाना कि आखिरकार ये होता कैसे है। चलो आगे बात करते हैं।
यदि अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बराबर PQ है, सॉरी AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे PR है, तो इसमें कौन सा कोण जो होगा वो आपको आपस में बराबर होगा, इस समरूप कौन सा होगा। तो यहां पे देखो एक त्रिभुज का नाम यहां पे हम बना लेते हैं और एक त्रिभुज हम बना लेते हैं सर यहां पे। इसमें हम लोग को दिया गया है सर ABC मान लेते हैं इसे, और इसमें कर लेते हैं हम सब PQR, PQ और R कर लेते हैं। कह रहे कि AB बट्टा PQ यानी कि AB ये वाला जो है वो इसके ही बराबर है, ठीक है। BC बट्टे RP है, BC ये और R और RP भाई ये है, माफ करना ये है, ठीक है RP। तो कह रहा है इसमें कोण कौन सा होगा, तो भाई साहब इसमें जो कोण होगा ना वो कोण B जो होगा वो कोण P के बराबर होगा। देखो ये कोण इसके बराबर होगा, बट अगर ये करता तब दूसरा हो जाता, बट होगा क्या चीज, कोण ए जो कोण बी जो होगा वो पी के बराबर होगा। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, बेहिजक इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यानी ऑप्शन सर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभाज्य संख्या सबके एग्जाम में 100% के क्वेश्चन तो छपेगा भाई। तो देखो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अभाज्य संख्या की यदि हम बात करते हैं तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है। जैसे हम बात करते हैं 11, किससे कटेगा सर 1 और 11 से। बात करते हैं सर हम लोग 29 की, किससे कटेगा सर 1 और 11 से। बात कर लेते हैं 13 की, किससे कटा है 1 और 13 से। बात कर लेते हैं सर 17 की, किससे कटेगा 1 और 17 से। ये सारा का सारा संख्या किससे कट रहा है सर 1 से कट रहा है और स्वयं संख्या से भाग लग रहा है, किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही संख्या को हम लोग आसानी तरीके से कह देते हैं कि भाई साहब ये अभाज्य है। अब इसमें से देखो 11 दिया ही ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और यही जो 4 ऑप्शन हमने लिखा ना अलग से, यही कोई भी अगर पूछेगा ना इसके अलावा तो इसी में से कोई उठा के रख देगा और यही होता है, ठीक है डन। चलो अगला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को त्रिकोणमिति जो है इसको आप बनाओ। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूं कि कैसे बनेगा, ठीक है। वैसे मैं इसका जवाब बता देता हूं कि इसका जवाब होता क्या है, ओके डन। कहोगे तो मैं बना दूंगा, कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं चाहता हूं कि सब्जेक्टिव में लेके आए क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ज्यादा बेस्ट रहता है। कह रहे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये सिद्ध करने के लिए पूछता है, सिद्ध कर दो कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम सभी का होता है cot स्क्वायर थीटा। यही होता है बराबर, इसके यही होता है और इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछता है। तो LHS RHS लेते हैं हम लोग को प्रूव्ड हो जाता है, बट यहाँ पे केवल हम लोग को वैल्यू बता देनी है। तो आप क्वेश्चन भी अगर आपको याद होगा तो हम ही आपको बताया क्या चीज होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बनेगा कैसे सर, देखो इसमें क्या करना है कि दोनों को ये cot थीटा जो दिया गया ना वो क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टा sin थीटा में चेंज कर लेना, tan थीटा जो दिया गया वो sin थीटा बट्टा cos थीटा में चेंज कर लेना, फिर इसका एलसीएम करना और एलसीएम करके करोगे तो आपका cot स्क्वायर थीटा इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बनाओ, समझो कि आपका होमवर्क है और होमवर्क में बना करके इसको दिखाना, ठीक है। SW है ये आपका, ये होमवर्क है, ठीक है। SW समझते हो ना, होमवर्क, ठीक है शॉर्टकट। चलो अगला कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो संख्यात्मक रूप का मतलब क्या होता है कि अगर जो उसका फॉर्मूला होता है उसी के और जो यानी कि जो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है वो आपके वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब उसकी इक्वल कर दो। यानी कि वृत्त के अगर परिमाप की बात करते हैं तो 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखोगे तो पाई से पाई सर कट जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा, बचेगा केवल एक आर और एक आर बराबर हो गया सर 2। यानी कि आर को ही क्या कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या हो गई सर 2 हो गई। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर 2 नंबर, बिल्कुल ही, यानी कि 2 जो होगा वह सही जवाब होगा, यानी कि 2 मात्रक। और जब ये संख्यात्मक रूप पूछ रहा है तो ये आपका आंसर जो होगा वह मात्रक में होगा, ये बात याद करना। यानी कि 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब चलो अगला कह रहे कि बिंदु ए 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अब साथियों देखना, मूल बिंदु से अगर पूछेगा तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मूल बिंदु से अगर पूछे कभी भी तो मूल बिंदु से करना क्या है, आपको एक रूट लगानी है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस सिंपल सा भाषा है। देखो 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा सर 4,
3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ दो 9 4 कितना होता है 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? देखो तो ऑप्शन 13 दिया गया कहीं, देखो 13 इकाई दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और कभी भी जो होगा यह आपके इकाई में ही आंसर आता है, ठीक है, यूनिट में आता है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं सर, यूनिट्स में ही आता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो ये बात याद करके रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 15 दिया गया है और एलसीएम अगर 90 दिया गया है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? भाई साहब मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके यही समझाया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, आज आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। एचसीएफ गुणे एलसीएम होती है। अब दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होती है, तो ये अगर हम लोग को पता नहीं है तो, और ये दोनों पता है, यानी कि ये दिया गया भाई 15 और गुणे ये दिया है एलसीएम आपका दिया है 90, तो 15 नमक कितना होता है 135, कितना होता है सर 135, ठीक है। और ये 0 को 0 यानी कि 1350, तो इसकी जो गुणनफल होती है वही दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि 1350 अगर ये आया तो ये भी आपका 1350 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हम लोग का देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, और सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें कहीं जाने और आने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर देते हैं। यहीं पे प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है तो साइन थीटा बता दो। बस अब क्वेश्चन देकर के कहो कि अरे बाप रे बाप, ये क्या कैसे बनेगा आप, तो देखो सिंपल सा, काफी आसान है। कह रहे कि 2 थीटा बराबर दिया है 60, इसका मतलब हो गया सर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। अब पूछा गया सर साइन थीटा, तो साइन और थीटा के बदले सर लगा दो 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2, क्या होता है 1/2 होता है। और 1/2 देखो कहां पे ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन, समझ में आ रहा? एक बार लाइक किया करो सर, नहीं किए हो तो, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर किया करो जल्दी से, और जितने भी क्लास जरूर देखिएगा। अगर कह रहे कि आकृति स्पर्शरेखा पीए बराबर 8 सेंटीमीटर है तो, और कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री हो तो स्पर्शरेखा पीबी की लंबाई बता दीजिए। अब देखो थोड़ा सा स्पर्श अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चित्र तो मैं बना देता हूं, कोशिश करते हैं हम भी चित्र बनाने का, वैसे मुझे आता होता है नहीं, लेकिन इसी पे हमने दोहरा देते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये आपका हो गया सर वृत्त, ये एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु पी पे है, और ये आपका दूसरा स्पर्श रेखा है जो कि ये आपका बिंदु पी पे ही मिल रही है। ये आपका बिंदु पी हो गया, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये कोण 60 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है, और ये आपका बी है, और ऊपर वाला सर आपका ए है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर पी ए बराबर, यानी कि ये वाला वैल्यू दे दिया है, तो कह रहा है ये 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, तो कह रहा है कि सर पीबी का वैल्यू बता दो, यानी कि ये वाला वैल्यू बता दो, बस सिंपल सा। तो भाई साहब ये स्पर्श रेखाएं जो होती है वो दोनों आपस में बराबर होती है, यानी कि अगर वो भी 8 दिया है तो ये भी 8 हो जाएगा, बस सिंपल सा, ज्यादा सोचो मत। ये ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, ज्यादा मान निकालने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 हो जाएगा, ये 10 है, ये भी 10, ये 20 है, 20, 30 है, 30 जो भी है मान लेना हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा कहती है। तो ध्यान देना, स्पर्श कहेगा तब भी, अब कुछ और कहे या फिर कह देंगे सर जी गलती बता दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्योंकि एक बार ऐसे ही पढ़ाए थे हम, कुछ क्वेश्चन था, क्या नाम था, दो लगातार संख्याओं का शायद मसा पूछे थे, और दो लगातार सम संख्या का मसा, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन था। मैंने टेलीग्राम पे टेस्ट कराते हैं, उसमें मैंने पूछ दिया कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है, और यूट्यूब पे बता दिए कि भाई दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होता है। तो दोनों तो अलग अलग हो जाए, क्योंकि एक सम की बात की जा रही है, एक लगातार संख्या की बात की जा रही है। तो सम संख्या कौन कौन होता है, 2 4 6 8, तो उसमें हम लोग माध्यम ज्ञात करेंगे, जो भी ज्ञात करना हो। और लगातार संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, वो लगातार हो जाएगी। तो इसमें एक बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि सर आपने यूट्यूब पे कुछ और बता रहा है, टेलीग्राम पे कुछ और है। हमने कहा कि नहीं, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जरूर अंतर होगा, फिर भी हमने बताया होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए तो हम तो पहले ही खुल के कहते हैं यार, औरों की तरह नहीं। कुछ लोग तो ऐसे देखे भाई साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उस लोगों को, कि किताब रख लेते हैं भाई आगे सामने, और यहाँ पे किताब में अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो लिखा है सर उसमें हो लिखा है 1986, और वो देखे तो गलती से दिख गया कि भाई 1900 लिखा गया है 76, वो लिख दे 1976, फिर देख रहे हैं कि भाई नहीं ये तो 1986 लिखा है, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई साहब लिख रहे थे 1986 लेकिन लिखा गया 1976।
अरे भाई साहब गजब हाल है। मतलब कि आप कह देते कि हमें पता नहीं है या फिर हमने मिस्टेक हो गया है, हम देख कर बता दी तो क्या दिक्कत है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ब्रह्मांड से पढ़ के आया है, पूरा सब चीज टैलेंटेड है उसी के पास। छिपा बच्चों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हो कि भाई लिख रहे हैं 1986 और लिखा जा रहा है 1976, मैंने कैसे लिखा जाएगा, हमको ये समझ नहीं आ रहा। और बार बार कॉपी में देख रहे हो, और ये प्रक्रिया 3 बार हुआ, 3 या 4 बार हुआ था, मैंने देखा था। तो देखो मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं बच्चों को। आप खुद ब खुद कॉपी में देख करके दिख रहा है तो कह दो कि हमें पता नहीं था या मिस्टेक हो गई, उससे क्या हो जाएगा। बच्चे भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में पढ़ने जाता है तो बुक से ही पढ़ाया जाता है हर जगह, और हम लोग भी करते हैं भाई। मिस्टेक हो जाता है तो वो चलता है, इतना के लिए नहीं, मतलब ये नहीं है बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, जो अच्छे अच्छे टीचर है उनसे मिस्टेक हो जाता है, हम लोग तो क्या है भाई, कुछ नहीं है ना। चलो, अगर विश्वास बना करके बच्चे रखे हैं, कहीं ना कहीं आप उम्मीद किए हैं, तब भी कुछ ना कुछ आप सब्सक्राइब करके रखे हैं। आप क्लास समय निकाल करके, एमबी बर्बाद करके, नेट जीबी बर्बाद करके आपका मेरा वीडियो देख रहा है, किस लिए? ताकि मैं आपको सही राह पे पहुंचा सकूं। आपको हमसे लगाव हो गया है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही कर सकता हूं, और मैं ही जो क्या करूं वो गलत आपका करना शुरू कर दूं, मैं आपको बेवकूफ बनाने के तरीका अपनाना शुरू कर दूं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है मेरे मायने में। मैं बस यही कहता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग परखते हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग हर चीज जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं वो आप जानते हैं, कितनी अच्छी लगती है क्लास आप जानते हैं, आप शेयर करते हैं नहीं करते हैं आप पे डिपेंड है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो अब रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा। सर प्रतिच्छेदी रेखा की यदि बात की जाए तो प्रतिच्छेदी की यदि हम बात की जाती है, देखो अगर कोई रेखा है, अगर वो काट, देखो प्रतिच्छेदी करने का मतलब होता है कि भाई वो काट रही है, तो काटेगी तो भाई संभव है कि वो उसका ये बनेगा, तो वो एक हल बनेगा। कितना वो हल बनेगा, कितना हल बनेगा, तो एक हल बनेगा, क्योंकि वो काटेगा तो एक ही जगह ना काटेगा। मान लो कि ये कोई रेखा है और काट रही है तो क जगह काट देगा, सॉरी ये काट रही है तो कितने जगह काट देगा, सर एक ही जगह ना काट करके जाएगा। ओके, तो कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे भी समझोगे कि दो रैखिक समीकरण है, आलेख प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि वो काट रही है, तो कितना हल होगा, उसका एक हल होगा। बस इतना सिंपल से याद करके रखना। अगला है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो यह बात किसने कह दी थी, ये सिंपल सा, और ये सिद्ध करने के लिए आपको प्रूव करने के लिए भी आता है, और ये आता आपको शायद 5 नंबर में, ठीक है, शायद नहीं आता ही है, 5 नंबर में आता है। और इस वर्ष ऐसा ना हो कि आपको पूछ दे, कह रहे कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था ये बात? भाई साहब कह दिए थे थेल्स ने। कौन कहे थे ये बात? कह दिए थे सर थेल्स ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों, समूह कहने मतलब क्या, आमने सामने, तो आमने सामने क्या होते हैं सर 180 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात अगर 125:27 हो तो यहां पे आपको बताने कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वह सिंपल सा क्या होगा। साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात की यदि हम बात करते हैं तो सिंपल सा ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो इसमें आपको त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, तो त्रिज्या अगर बात करते हैं सर इसके आयतन का, तो देखना आयतन का क्या हो जाएगा सर आर क्यूब, बस सिंपल से बताते हैं आर क्यूब, ये भी हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान देना 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका, तो R1 क्यूब कर लेते हैं भाई, इसका आयतन ये होता है, और ये होता है 4/3, ये भी तो वही हो जाएगा ना, क्योंकि गोला कह रहा है 4/3 पाई आर, यहां पे R2 कर लेते हैं, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पट कट जाएगा, बचेगा क्या चीज सर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब बचेगा। वही चीज पहले भी लिखने की कोशिश कर रहे थे, बट सोचे कि नहीं बता देते पूरा फुल प्रोसेस, ठीक है। अब यानी कि ये 125 दिया गया है ना, 125 दिया गया है, और ये आपका दिया है सर 27 दिया है, मतलब इसके इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 5 का क्यूब हो जाएगा सर 3 का क्यूब, 5×5 = 125 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। यानी कि दो R1 और R2 का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया सर, R1 और R2 का वैल्यू निकल गया आपका, यहां पे लिख दो R1 का वैल्यू निकल गया सर 5 और R2 का वैल्यू निकल गया सर 3। अब पूछ रहा है कि सर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे भी हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर, ये R1 हो जाएगा R2 हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बच जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9, यानी कि 25:9। ऑप्शन नंबर कहां पे है सर जी, सी नंबर में है, और इस तरीके से आपका सी नंबर जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है,
और कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर x है तो sec थीटा बता देना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन देख करके काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इसका जवाब क्या होगा। देखा ध्यान से समझना, कह रहा है कि हम लोग का यहाँ पे दिया क्या है सर, cos थीटा, तो cos थीटा कह रहा है कि सर x है, सिंपल सा है क्या भाई, x है। तो सेक पूछ रहा है, तो सेक कोसे का ना व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/x हो जाएगा। इसका उल्टा होता है भाई, सेक कॉस का उल्टा सेक होता है। तो 1/x कहां पे दिया गया आपका, डी नंबर में है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। या फिर इसको लंब आधार बटे इस ऐसे भी बनाओगे तब भी आ जाएगा, ध्यान से देखना। अगर ऐसे बनाओगे आधार बटे ये कर्ण होता है और फिर लंब निकालोगे और लंब निकाल के सेक थीटा निकालोगे फिर भी 1/x आएगा, तो उतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। cos थीटा का व्युत्क्रम ही होता है सेक थीटा, यानी उल्टा होता है, तो 1/x हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए बराबर दिया गया है 2,4 और बी बराबर 0,6 तथा सी बराबर 4,-1, तो त्रिभुज एबीसी के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। अब देखना साथियों, केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। अब केंद्र का निर्देशांक में करना क्या है कि सबका पहला लो, ये 2, इसमें क्या है सबसे पहला 2 है, 2 प्लस इसमें का पहला 0 प्लस इसमें का पहला 4 प्लस और बट्टा 3 से भाग दे दो, ये आपका वैल्यू आ जाएगा सर एक्स का। 4 दूर 6, 6/3 कितना आ जाएगा सर 2। अब इसमें का दूसरा लो 4 प्लस इसमें का दूसरा 4 प्लस इसमें का दूसरा माइनस का 1 बटा 3 से भाग दो, कितना होगा 6 4 10, 10 में से वो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 9/3, तो 3 3 का हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा 3। यानी कि अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र का 2,3 जवाब हो जाएगा। और 2,3 कहां पे दिया है सर, 2,3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। जो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि n पदों वाले एपी का योग अगर n² + 2n + 1 है तो उसका छठा पद जो होगा वो क्या होगा, ये बतानी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे n पद वाले एपी का योग दिया है ना ये चीज, लेकिन इस प्रश्न में मिस्टेक है, ये यहाँ पे जो 1 दिया गया है ये 1 इसमें नहीं होगा, केवल इसमें होगा n² प्लस का 2n, क्योंकि इसमें अगर 1 ऐड करके बनाओगे तो इसमें कोई भी आंसर इसका नहीं आएगा। ये गलती से इसमें मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेना, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर जारी किया गया पेपर है, ओके, तो उसमें ये मिस्टेक है। तो आप इस तरीके से गलती कब निकाल पाओगे, जब सारे मेथड को जानते होगे, क्योंकि मेरा भी समय आधे घंटे बर्बाद कर दिया था। मैं बना रहा था, क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा था, इसमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने 1 को हटा करके केवल इस पे जब बनाया तो इसमें आंसर आ गया, जो आंसर इसमें दिया हुआ था, ठीक है। अब ये कैसे बन देगा, यहाँ पे कह रहा है कि एस जो एसएन है यहाँ पे ये इस रूप में दिया गया है n² + 2n। सबसे पहले s1 निकालेंगे, s1 निकालने के लिए जो n का वैल्यू है उसमें हम लोग रखते हैं, सर बनता कैसे है, तो सबसे पहले इसमें s1 निकालो, s1 का मतलब n के जगह सबसे पहले 1 रखते जाओ, ठीक है। तो n के जगह 1 रखोगे यानी कि 1 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे 2 इसमें 1 रख दोगे, हो जाएगा। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 2, यानी कि निकल जाएगा 3, यानी s1 बराबर हो गया 3। इसी तरीके से हम लोग s2 निकालेंगे, ये गलत है, यहाँ पे 1 नहीं होगा। s2 निकालोगे क्या होगा, s2 निकालने के लिए जो n² + 2n है उसमें n के बदले आप लोग 2 रखोगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 2 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 4, कितना हो गया 8 हो गया, यानी s2 बदले 8 हो गया। अब जो s1 होता है साथियों, अब s1 जो होता है वो a1 होता है ना, s1 को ही a1 आप कह सकते हैं, यानी कि a1 का जो वैल्यू है वो आपका 3 आ गया। लेकिन a2 भी पता होनी चाहिए, तब तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। जब तक समानांतर श्रेणी में एपी में यानी कि श्रेणी में ये नहीं होगा, तब तक श्रृंखला में नहीं होगा, तब तक आप छठा पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए या तो पहला पद आपको पता होनी चाहिए, सार्वंतर पता होने चाहिए, सार्वंतर तभी निकलेगा जब उसका a2 का भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो s1 बराबर a1 होता है, तो a1 का वैल्यू तो पता चल गया, यानी कि प्रथम पद पता चल गया कि 3 हो गया, लेकिन आपको दूसरा पद भी पता होनी चाहिए। तो दूसरा पद जो होता है वो आपका क्या होता है, s2 बराबर होता है a1 + a2। a1 का तो वैल्यू निकला हुआ है 3, आप प्लस a2 के बदले कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, और s2 के बदले हमने अभी निकाला था सर 8, ये कर लेते हैं 8, यानी कि 8 बराबर 3 + x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे पक्षांतरित कर दो तो 8 - 3 यानी कि हो जाएगा सर हम लोग का 5, ठीक है, यानी कि हम लोग का जो a2 है वो निकल जाएगा सर यहां से 5, ठीक है। अब a1 भी पता हो गई, a2 भी पता हो गई, यानी अब AP जो है वो किस रूप का हो गया, 3, 5,
डॉट 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 डॉट, जहां तक मन करे निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। डन। चलो अब यहां पे पूछा सर छठा पद, छठा पद के लिए क्या होगा? सबसे पहले ए का वैल्यू तो पता है ही, डी निकाल लो। डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 5 में से 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, यानी कि डी का वैल्यू निकल गया 2। जब डी का वैल्यू 2 निकल गया तो यहां पे निकाल दो क्या चीज? छठा पद। छठा पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 5d। मैंने आपको बोला था कि कोई भी पद निकालनी है आप ए प्लस करके उसमें क्या करना, एक वैल्यू घटाकर आपको जोड़ देना है, आपका आ जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, आप प्लस 5 और गुणे डी का वैल्यू 2 निकला, तो 3 आप प्लस 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 3 हो जाएगा सर 13। इस तरीके से इसका जवाब जो होगा वो 13 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इसमें 1 ऐड करके बनाते हो तब ये आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन कुछ और आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि हम आधे घंटे इसके पहले इसको देखे, क्वेश्चन तो बना रहे थे तो बन नहीं रहा था मेरे से। ठीक है, चलो तो ये इस तरीके से इसका बनेगा। तो ये सोच समझ करके बनाना, कोई भी क्वेश्चन होता है, कभी कभी ऐसा होता है पेपर में कि हो जाता है, लेकिन हाँ एग्जाम पेपर में नहीं होगा, लेकिन कभी कभी तो हो भी जाता है। तो थोड़ा सा समझे रहोगे कंसेप्ट तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 3:5 के अनुपात में है तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिंपल से ये क्वेश्चन है, इसमें अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना, ये जो दिया गया है 3:5, इसको स्क्वायर कर दो बस। तो 3 का स्क्वायर कर हो जाएगा सर 9 और 5 का स्क्वायर कर हो जाएगा 25, सर 9:25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सर सी नंबर। फॉर्मूले से भी बनाओगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला है तो सिंपल से जो भी बन सकता है मैं आपको बता दूं, ताकि आपको याद रहे और फटाफट से आंसर करके चले, कहीं मिस्टेक ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का एक सूत्र होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें s1 y1 कौन होता है, x2 y2 कौन होता है। तो जो पहला बिंदु दिया गया था इसमें यह x1 का वैल्यू होता है, ये y1 का वैल्यू होता है। ये जो दूसरा बिंदु दिया गया है ये आपका x2 का वैल्यू होता है, ये आपका y2 का वैल्यू होता है। हमने फॉर्मूला में क्या बताया आपको कि अंडर का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है सर 2, तो 2 माइनस का x1 यानी कि आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, ये 2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पे 3 है, और माइनस y1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे हो गया अब स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो 2 प्लस में है, 4 माइनस में है, यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4, और 3 और 1 होता है 4, तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16। 16 और 4 कितने होती है सर? 20 होती है। ठीक है, ये हम लिख दिया 20। अब 20 को आप किसे बाहर कर सकते हैं? 20 को बाहर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, यानी कि 2√5 लिख सकते हैं। 2 क्या लिख सकते हैं इसे? 2√5 लिख सकते हैं। कैसे? देखो 20 को आप गुणखंड करोगे तो क्या होगा सर? 2 से कटेगा 10 आएगा, 2 से कटेगा 5 आएगा, और 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो 2 गो में से एगो बाहर होता है रूट में, तो 2 और 5 गो रूट में है तो 5 रूट रख देंगे, 2√5 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2√5। तो 2√5 कहां पे ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपको दिया गया सर, किधर है? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या करे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करो अगर समझ में आ रही है सारी बात तो। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 का विविधकर क्या होगा? साथियों विविधकर का मतलब होता है डी का वैल्यू। अब डी बराबर एक फॉर्मूले हम लोग जानते हैं क्या होता है सर? b² माइनस का 4ac होता है, ये बात ध्यान रखना। अब b², अब b कौन है सर? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो माइनस का 4 गुणे a का वैल्यू क्या है? 2√2 है, कर दो 2√2। देखो यहाँ पे जो रूट वाले गुणा है उसे देकर के घबराना मत। और इंटू c का वैल्यू कितना है सर? √2 है। चलो साथियों इसको फटाफट से गुणा कर दो, 5 में 5 का स्क्वायर करके हो जाएगा 25, माइनस यहां पे देखो √2 है, इधर पे √2 है, तो √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करने के लिए बोला है, कितना हो गया 4, और 4 में फिर 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर? 16। ठीक है, अब 25 में से 16 घटाओ कितना होगा? 9। 16 9 25 होता है। बस आपका सिंपल आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इस तरीके से। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछेगा, तो सर कैसे बनेगा? अगर मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो कुछ नहीं करना, इसमें का पहला
और इसमें का पहला जोड़ के 2 से भाग दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 3 और प्लस जोड़ दो माइनस का 3 बट्टा 2 से भाग दे दो। अब ये 3 और प्लस माइनस हो गया -3 बट्टा 2, अब ये होगा 0 बट्टा 2, इसका मतलब हो गया सर 0। ओके, अब इसमें का पहला, इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा जोड़ के 2 से भाग दो, 4 और ये है 8 बट्टा 2, तो 8 4 कितनी होती है 12 में 2 से भाग दे दो सर हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा सर हम लोग का 0,6 ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो 0,6 कहां है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, और डी नंबर आपका ऑप्शन सी आपका जो होगा वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब आपको त्रिकोणमिति से दिख रही है। अब कह रहा है त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रहा है। कह रहा है कि एक मीनार है जिसका उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात कर देनी। अब ध्यान समझना, मान लेते भाई साहब ये आपकी मीनार है, क्या है, या ऐसी खड़ी एक मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई है, ये सीधा क्यों नहीं बन रहा है, चलो मीनार है। अब इसके कह रहा है इसकी जो दूरी है वह कितनी मीटर है, 21 मीटर है, ये लगा लेते हैं सर 21 मीटर दूरी पे। इस तरीके से चित्र बनाओगे गड़बड़ नहीं होगा। और इसका उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि इस तरीके से ये झुकाव जो है वो यहाँ पे जो झुक रहा है कितने डिग्री पे है, तो 30 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, ये आपको मान लेते हैं सर जी ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ये हम इसको कर लेते हैं सर मीनार है। ठीक है, ये मीनार की क्या है सर, ऊंचाई है, लंबाई है, ऊंचाई है। ठीक है, चलो ये ऊंचाई हो गई। अब हमें क्या करना है सर, ज्ञात यही करना है, तो इसे हम लोग x मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि इसमें लंब और आधार की बात की जा रही है, सिंपल सा। अब लंब जब आधार की बात की जा रही है, लंब आधार होता किस में है, या तो कॉट में होता है नहीं तो टेन में होता है। तो कॉट थीटा से भी लेके आओगे तो मान वही आएगा, टेन थीटा लेके आओगे वही होगा। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा की मान बात करते हैं। तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा सर, 30 डिग्री हो जाएगा। तो टेन 30 डिग्री बराबर 10 30 में मतलब होता क्या है 10 में, तो लंब बट्टे आधार, यानी कि ए बी बट्टा जो ए बी है उसके बट्टा क्या हो जाएगा सर, बीसी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 10 30 का जो वैल्यू है वो भाई साहब होता है हम लोग का 1/√3, तो लगा देते हैं 1/√3 बराबर। ए बी के बदले हमने माना था x, तो रहने देते हैं x, या ए बी को ए बी ही लिखने रह दीजिएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बीसी के बदले सर 21 है तो 21 रख लो। अब ये क्या होगा सर, तिर्यक के गुणा होगा, तो 1 में 21 से गुणा करोगे और रूट में x 3x से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, तो रूट का 3x और बराबर हो जाएगा 21। अब जब x की वैल्यू की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, x 21/√3 हो जाएगा। अब या तो इतना आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना ऑप्शन आपके नहीं है तो क्या करोगे, कभी भी ध्यान देना ये रूट जो है नीचे वो नहीं रहता है, इसको हटाने के लिए परमीकरण किया जाता है। परमीकरण कैसे किया जाता है, जो नीचे वैल्यू रहता है वो ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो 21 में √3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 21√3 हो जाएगा, डन। और √3 में √3 से गुणा करोगे हो जाएगा सर 3, और 3 से कटाओगे तो हो जाएगा 7 3 के 21, यानी कि 7√3 हो गया ना, 7√3। अब 7√3 कहां पे ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर अगर सी की देखोगे तो सी नंबर में क्या दिया गया है, 7√3 दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, और क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो भिन्न त्रिज्या वाले। तो देखो दो भिन्न त्रिज्या वाले अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, वो हमेशा समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है तो कोट थीटा बता दो। अब ध्यान देना, यहां पे दिया क्या है सर, कोसेक थीटा दिया है। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर दिया है 5/3 दी गई है। अब 5/3 जो दी गई है कोसेक थीटा में, तो कोसेक थीटा में सर होता है कर्ण बटे का लंब होता है। ठीक है, डन, कर्ण बटे का लंब होता है, यानी आधार नहीं ज्ञात किया गया है इसमें, तो आधार निकाल दो। आधार कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का जब स्क्वायर करोगे साथियों तो कर्ण जो है आपका 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 25, माइनस लंब का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9। तो ये आपका हो गया सर 16, 16 में से ये बाहर करोगे हो जाएगा 4, यानी कि आधार का जो वैल्यू निकल के आया वो हम सभी का बेसिकली यहाँ पे 4 निकल के आया। ओके, जब 4 निकल गया तो पूछा क्या है, पूछा है सर कोट थीटा। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कोट थीटा में होता है सर आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार का वैल्यू हमने निकाला 4 और लंब का 3, तो 4/3 ऑप्शन देखो कहां पे है, 4/3 ऑप्शन नंबर डी में है।
तो डी नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको बनानी होगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन अगला। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और डीईएफ इस प्रकार है कि 2ab बराबर अगर डीई है तो बीसी बराबर का वैल्यू ज्ञात कर दो। ध्यान देना, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और एफ इस प्रकार है। देखो एक त्रिभुज है ये आप ए बी सी, ठीक है, और एक आपका डी ई एफ, डी ई और ये आपका एफ है। कह रहा है कि 2ab यानी कि इसकी दुगुना, ये जो है ना इसकी दुगुना ab वो इसके बराबर है, ठीक है। और कह रहा है कि bc यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है कि ef बता दो, तब ये बता दो सिंपल सा क्या होगा भाई साहब, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ तो। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या होगा, जब यहां पे कह रहा है भाई साहब, अगर ऐसे हम लोग लॉजिक लगाए, अगर दिमाग लगाए, तो यहां कह रहा है कि इसका दुगुना, मतलब देखो ये जो वैल्यू है वो इसका दुगुना ये है। देखो कह रहा है 2ab यानी कि इसका दुगुना है ये। अब ये जो कह रहा है इसका मतलब हो गया कि इसका दुगुना ये हो जाना चाहिए। तो ऐसे अगर लॉजिक लगाओगे तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे इसकी पूरी डिटेल्स जब त्रिभुज का चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। वैसे ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, और बस आप याद करके रखना, इस तरीके से बना दोगे। पूरी डिटेल्स आपको जो समझाएंगे वो आपको किसमें बताएंगे, क्या नाम है उसका, त्रिभुज के चैप्टर में। वैसे क्लास बहुत लंबी होती जा रही है तो मैं इसलिए सोच रहा हूं सर कि थोड़ा सा आपको इसमें ऐसे समझा दे ताकि लॉजिक भी याद रहेगा, तो आपका काम चलेगा। ऑब्जेक्टिव में वैसे भी तो लॉजिक ही काम है। अगला देखो कह रहा है कि त्रिभुज निम्नलिखित में कौन सही है यदि त्रिज्या r वाले वृत्त की उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है वो p डिग्री है। अब देखना ध्यान से, जब ये क्वेश्चन आया था ना आपके एग्जाम में तो काफी बच्चे जो होगा वो कंफ्यूज कर गए थे, क्योंकि बेसिक इसका जो फॉर्मूले होते हैं वो अगर p डिग्री है या थीटा डिग्री है या थीटा रहता है तो थीटा में हम सभी का होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो चलो भाई साहब यहाँ पे थीटा की जगह अगर हम लोग को p दे दिया है तो p बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिखोगे तो कोई नहीं दिखेगा। ऐसे में आप सभी परेशान हो जाओगे कि जब ऑप्शन है ही नहीं तो होगा क्या। लेकिन ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या है कि p बट्टा 720, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, p बट्टे 720 गुणे आप सभी का दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दिया है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो तो 2 से कट जाएगा ना 360 बार में, बिल्कुल। अब क्या बन गया p बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला देखो तो इसके बराबर है क्या नहीं है, बिल्कुल है सर। यानी कि यही आपका दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके से यह दिया जाता है, और आपके टैलेंट चेक करने के लिए कि आप कितने में हैं। तो आप समझदार तरीके से अगर आप पढ़े होंगे, समझदारी तरीके से, यानी कि हर एक कंसेप्ट को समझे होंगे, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका मैथ का बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चन, जो कि आपकी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन था, और मैंने आपको इसको सॉल्व करा दिया, ठीक है। आगे से बस आज की क्लास में बस हम इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे आपको हमने बताया था कि काफी सारे और भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन ऐड रहेगी, लेकिन इसमें ही क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, तो मैं चाहता हूं कि बस आज से विदा दीजिए। बाकी आगे कल से मतलब कि आगे नेक्स्ट की जो महा मैराथन की क्लास होगी उसमें बहुत शानदार चीजें होगी, यानी कि और भी लंबा हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे कि ये ना हो। और मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे प्रैक्टिस आसानी से कर सकोगे, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो साथियों, तो जितना जल्दी हो सकता पहले सब्सक्राइब कर लिया करो जल्दी से, ताकि आगे से क्लास मिला करे। और हाँ, क्लास को लाइक जरूर किया करें। और आपको क्लास कैसा लगा है, आपको समझ में आया है, नहीं आया है, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, आप हमें विवरण दीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिए, आप अपना राय दीजिए हमें, ताकि हमें पता चलेगा। फिर मिलेंगे साथियों इसी तरह कमाल और धुआंधार तरीके से आपके साथ लाइव और